क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज क्वांटम मॉडल ऑफ एटम जो है वो खत्म हो जाएगा अपना पूरा। एक ही टॉपिक रह गया बस छोटा सा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे 4 तरह के क्वांटम नंबर्स। जल्दी से बताओ, जल्दी से कि कौन से 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। रचित मुझे बताएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, किसके बारे में बताता है? सर शेल के ऑर्बिट के बारे में पता है। बिल्कुल, शेल या इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के बारे में, या डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या एनर्जी। वेरी गुड, एनर्जी भी कह सकते हैं हम। ये चारों चीजें हमें बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड आते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? सब शेल या सब ऑर्बिट। सर शेप। बिल्कुल, शेप बताता है हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब मुझे बताएगा केशव, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में और ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल्स के बारे में। स्पिन क्वांटम नंबर तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है, सिंपल क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब सुनना मेरी बात, तुम्हें पता है कि क्वांटम मॉडल डेवलप किसने किया था? हु वाज द वन? इरविन स्क्रोडिंगर ने क्वांटम मॉडल को डिस्कवर किया था, बनाया था। और उसकी एक इक्वेशन थी, जिस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें ये 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू मिलती है। मतलब जो चौथा क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, वो सिर्फ क्या है? आर्बिट्रेरीली एज्यूम्ड। मतलब वो एज्यूम किया गया है साइंटिस्ट द्वारा, बट जो एक्चुअल में स्क्रोडिंगर की इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो क्वांटम नंबर्स हमारे पास आए हैं वो 3 ही हैं। और वो कौन से हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर है? यस सर। ओके, अब अगर तुम्हें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करूं तो वो n बताता है, तुम्हें स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और n की वैल्यू विल बी अ पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर तुम्हें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता हो अर्नव, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको L से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से? 0 to n-1। बिल्कुल सही है। तो L की जो वैल्यूज होती हैं वो 0 से n-1 तक जाती हैं, और n की अगर मान लो 4 वैल्यूज हैं आसमी, तो L की टोटल वैल्यूज कितनी होंगी? अगर 4 तो n और l की टोटल वैल्यू सेम रहती हैं, बट l की जो वैल्यूज हैं वो 0 से n-1 तक जाती हैं। और l is equal to 0, l is equal to 1, l is equal to 2, l is equal to 3. This is S subshell, this is P subshell, this is D subshell, this is F subshell. यस सर। अगर l पता हो तो m की वैल्यूज कहां से कहां लाई करती हैं? -l से लेकर +l, और यानी इंक्लूडिंग 0। और अगर टोटल वैल्यूज की बात करूं तो इट इज 2l+1। बहुत बढ़िया, ठीक है। S सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है हमारे पास, P सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, D के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और F के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। बिल्कुल। ऑर्बिटल क्या होता है? कौन बताएगा मुझे ऑर्बिटल क्या होता है? व्हाट इज ऑर्बिटल? 3D स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। बिल्कुल सही है। ये एक स्पेस में ऐसा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, उस हम जगह को बोलते हैं ऑर्बिटल। और ऐसी एक जगह होती है नोड। नोड क्या होता है? जीरो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को पाने की 0 प्रोबेबिलिटी होती है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। फिर हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला किया था
ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का, तो कौन मुझे बताने वाला है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला? ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कौन बताने वाला है मुझे? इट इज mvr equal to nh upon 2 pi. Yes, sir. Yes, sir. ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इज mvr is equal to nh by 2 pi। और अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करेगा तो Root L into L plus 1 h upon 2 pi. h by H upon 2 pi. बहुत Yes, बढ़िया, Yes, sir. ठीक है। अगर स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करेगा, स्पिन मैग्नेटिक Root n n minus 1. n plus 2 plus 2 अच्छा, रूट sorry. n into n n plus plus 2 2 Plus 2. बोहर मैग्नेटन। Bohr यहाँ पर magnet. n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ Number of unpaired electrons। unpaired electrons. Yes, sir. Yes, बिल्कुल, n represents number of unpaired electrons। तो ये भी फॉर्मूला हमने कर लिया था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली थी एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 30, जिसमें दो एक्सेप्शंस हैं, एक क्रोमियम के लिए और एक कॉपर के लिए। Copper. Yes, sir. देखो आज हम जो मेन टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक है क्वांटम मॉडल से, दैट इज शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। और आफ्टर दिस चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हम चैप्टर जो नया स्टार्ट करेंगे मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा, और कल ही हम उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अ न्यू चैप्टर, अ न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अपना फाउंडेशन बैच का। वैसे तो हमारा 9th के अंदर दो ही चैप्टर्स हैं जिनको ब्रीफ में पढ़ा जाता है, एक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जिसमें मोल कॉन्सेप्ट को मैंने तुम्हें काफी डेप्थ में पढ़ा दिया, और उसके बाद आता है क्वांटम मॉडल, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसको अगेन हमने बहुत ही डेप्थ में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, Yes, sir. तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स जो टॉपिक है उसको ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं बात करूंगा एस ऑर्बिटल की शेप, एस ऑर्बिटल की। सबसे पहले एस ऑर्बिटल की बात करूंगा शेप की। सबसे पहले ये शेप मिलती कैसे है? देखो पता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ ये शेप मिलती कैसे है। ये मान लो मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ये जो रेड पेन से मैंने मार्क किया है ये क्या है? न्यूक्लियस है। Nucleus. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मधुमक्खी के छत्ते की बात करूं, मान लो मैं मधुमक्खी के छत्ते की ना फोटोज क्लिक कर रहा हूं आफ्टर ईच सेकंड, हर सेकंड बाद मैं एक फ्लैश, वो क्या कहते हैं उसको, जिसमें बहुत सारी फोटोज इकट्ठी खींची जाती हैं, क्या बोलते हैं उसको? Bursts, कुछ ऐसे. बर्स्ट मोड पे मान लो मैं मधुमक्खी के छत्ते की जो है फोटोज को ले रहा हूँ, फोटोज क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो उन फोटोज को क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ सेट ऑफ इमेजेस आ जाएंगी। उसी तरह ये मान लो रेड कलर का न्यूक्लियस है और हम इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन की फोटोज क्लिक कर रहे हैं। ये जो डॉट्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, ये डॉट्स किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मतलब कुछ कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ अपनी इस रेड डॉट के आसपास, ये जो मैं ब्लू पेन से डॉट्स बना रहा हूँ, ये डॉट्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब हर डॉट जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही है, हर डॉट इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर मैं एक ऐसा रीजन बनाऊं, एक ऐसी बाउंड्री बनाऊं जिसके अंदर मैक्सिमम डॉट्स कवर हो जाए, तो ये वो बाउंड्री होगी जिसके अंदर मैक्सिमम डॉट्स कवर हो रही होंगी। इसके बाहर भी होंगी कुछ डॉट्स, बट Yes, sir. इस बाउंड्री के अंदर कवर हो रही होंगी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये जो मैंने बाउंड्री बनाई है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉट्स को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। और हर डॉट यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? Electron. कर रही है। तो अब मुझे बताओ, क्या ये वो रीजन हो गया रेड के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है? Yes, sir. और उसी जगह को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। Orbital. जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करूं तो एस ऑर्बिटल की जो शेप है वो कैसी है? स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कैसी होती है? स्फेरिकल होती है, बिल्कुल गोले की तरह होती है। एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप। ओके, अब सुनना ध्यान से। अगर मैं L इज इक्वल टू 1 की बात करूं तो क्या इसे पी सबशेल बोलते हैं? Yes, sir. Yes, sir.
पी सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 3 होंगे, -1, 0 Yes, Yes, और sir. +1। Sir. अब सुनना ध्यान से, यानी पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये मान लो मेरी पी सबशेल है, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। तो एक को हम बोलते हैं px, एक को हम बोलते हैं PY. py और एक को हम PZ. बोलते हैं PZ. अब जो p ऑर्बिटल होते हैं उनकी जो शेप होती है वो डंबल शेप होती है। डंबल देखा तुमने? डंबल, yes, Yes, sir. sir. डंबल कुछ ऐसा सा होता है, यस और नो? ऐसा नहीं Yes, होता डंबल? sir. Yes, sir. Yes, तो sir. p ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कैसी होती है? डंबल शेप होती है। इट इज अ डंबल शेप। जैसे s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होता है, वैसी p ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? डंबल शेप। Dumbbell shape. अब जैसे 3 ऑर्बिटल्स है p में, तो मान लो ये तुम्हारे पास x एक्सिस है, दिस इज योर x एक्सिस, ये मेरे पास x एक्सिस है। तो अगर ये जो लोब्स हैं, डंबल की जो लोब्स हैं, ये अगर x एक्सिस के अलोंग है तो हम इसे क्या बोलते हैं? px। दिस इज px। क्लियर है? अगर यही मान लो मेरे पास y एक्सिस है, तो ये मेरे पास अगर मान लो y एक्सिस है, तो अगर ये लोब्स y एक्सिस के अलोंग होंगी, ये जो डंबल है अगर ये y एक्सिस के अलोंग है तो इसे हम क्या बोलेंगे? py। और अगर मान लो ये मेरे पास, मैं z एक्सिस किसी को भी मान सकता हूँ, ठीक है, मान लो इसी को मैं अगर z एक्सिस मान लूं, तो अगर लोब्स z एक्सिस के अलोंग हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? pz ऑर्बिटल। यानी p ऑर्बिटल 3 होते हैं, px, py, pz। px का मतलब क्या आएगा? ये जो लोब्स तुम देख रहे हो ये x एक्सिस के अलोंग होगी, ठीक है। py का मतलब क्या आएगा? जो लोब्स होंगी वो y एक्सिस के अलोंग होगी। और pz का मतलब जो लोब्स होंगी वो z एक्सिस के अलोंग होंगी। तो p ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कैसी होती है? डंबल शेप। इतनी बात Okay, क्लियर है? sir. Yes, Yes, sir. sir. अब अगर मैं L इज इक्वल टू 2 करता हूं, यानी D सबशेल, तो D सबशेल के अंदर मेरे पास टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं, -2, -1, 0, 0, 1, 2. +1 एंड +2। तो D Yes, सबशेल के sir. अंदर हम टोटल 5 डिब्बे बनाते हैं, ठीक है। Yes, अब मैं sir. बताता हूँ इन ऑर्बिटल्स के नाम क्या होते हैं। मैं तुम्हें बड़ा करके दिखाता हूँ। जैसे वहां पर px, py और pz थे, तो यहाँ पर अगर ये D सबशेल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। फर्स्ट वाले को बोलते हैं dxy, सेकंड वाले को dyz, थर्ड वाले को dzx, फोर्थ वाले को dx²y²। ये माइनस नहीं है, ये x²y² ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। और लास्ट वाले को बोलते हैं dz²। तो d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, मैं नाम बता रहा हूं पहले। dxy, dyz, dzx, dx²y² और dz²। अब सुनना, जो d सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप होती है डबल डंबल। कैसी शेप है? डबल Double डंबल। dumbbell. अब सुनना, डबल डंबल कैसे? मान लो मैं dxy बनाता हूं पहले, तो एक मैं x एक्सिस लूंगा, एक मैं y एक्सिस लूंगा। मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। ध्यान से सुनना, तो dxy डबल डंबल कैसे होंगे? ध्यान से देखना, ये एक डंबल, ये दूसरा डंबल। सो दिस इज द शेप ऑफ dxy। मुझे बता सकते हो ये जो लोब्स हैं, जिसको मैं भी ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूँ, लोब्स, ये बिटवीन द एक्सिस हैं या ऑन द एक्सिस हैं? ये एक्सिस के बीच में है या एक्सिस के ऊपर है? एक्सिस के बीच एक्स में और वाई एक्सिस के बीच में है या एक्स और वाई एक्सिस बीच के में ऊपर है। है? बीच में है। बीच सुनना में। ध्यान से, ये जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, dxy, dyz और dzx, इनकी जो लोब्स होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? बिटवीन द एक्सिस। तो ये मैंने अभी कौन सा बनाया है? dxy। अब सिमिलरली अगर तुम्हें बनाना है dyz, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक y एक्सिस लेनी पड़ेगी, एक z एक्सिस। तो मान लो ये y है, ये z है, तो लोब्स किस में बनाने पड़ेंगे? y और z के बीच में। इस चीज को समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये था dxy,
ये हो जाएगा DYZ, ये हो जाएगा DYZ। अब अगर मान लो DZX बनाना है तो तुम्हें दो एक्सिस चूज करनी पड़ेंगी, X एक्सिस और Z एक्सिस। तो मान लो इसको X, इसको Z मान लो, और लोब्स कैसे होंगे, बिटवीन द एक्सिस। तो ये किसकी शेप है मेरे पास, DZX। ये तीन समझ आ गई, डबल डबल। यस सर। अब मैं बताता हूँ dx² y² की शेप कैसी होगी। पहली बात तो dx² y² के लिए तुम्हें दो एक्सिस फिर से लेनी पड़ेंगी, x एक्सिस और y एक्सिस। अब ये जो दो ऑर्बिटल्स है ना हमारे पास, इनके जो लोब्स होते हैं ये ऑन द एक्सिस होते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब dx² y² बनाना है तो जो लोब्स बनाने पड़ेंगे तुम्हें वो ऑन द एक्सिस, कुछ इस तरह। Are you getting my point? Yes, sir. यस सर। तो ये होगा dx² y²। जो लोब्स है वो कहां पर है तुम चेक कर सकते हो, ऑन द एक्सिस। बट इन तीनों में क्या थी, बिटवीन द एक्सिस। तो इसमें क्या है, ऑन द एक्सिस। क्लियर है? यस सर। अब लास्ट बचता है dz², तो तुम्हें z एक्सिस बनानी पड़ेगी। दिस इज z एक्सिस और इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट है, ध्यान से देखना। तो एक लोब z एक्सिस के लॉन्ग ऐसे है और एक इस तरह से है अलोंग द XY प्लेन। तो ये शेप होती है DZ² की। दिस इज द शेप ऑफ DZ²। इसको कई बार बेबी सूथर ऑर्बिटल भी बोलते हैं। इसका नाम है बेबी सूथर ऑर्बिटल। कई बार इसको ये भी बोलते हैं बेबी सूथर ऑर्बिटल। तो देखो 5 ऑर्बिटल्स में से 3 ऑर्बिटल्स जो है उनकी लोब्स बिटवीन द एक्सिस है और 2 ऑर्बिटल्स जो है उनकी लोब जो है वो ऑन द एक्सिस On the axis. dx² y² ऑन द एक्सिस और dz² ऑन द एक्सिस है। क्लियर है? जबकि तुम्हारे पास जो dxy, dyz और dzx है उनकी लोब्स कहां पे हैं, बिटवीन द एक्सिस। मैंने s ऑर्बिटल की शेप बताई तुम्हें, स्फेरिकल होती है। p ऑर्बिटल की शेप डम्बल्ड शेप होती है और d ऑर्बिटल की शेप डबल डम्बल्ड शेप होती है। क्लियर है? और f ऑर्बिटल की शेप हमारे सिलेबस में नहीं है, वो बहुत ही डिफ्यूज्ड सी शेप होती है, इसलिए हम वो नहीं बनाते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर केवल s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल की शेप्स हैं। तो देख लो तुम्हारे सामने सारी शेप्स बना रखी है मैंने, ओके सर। चेक कर लो। ओके सर। यस सर। यस पक्की सर। बात है? सर Yes, DZ यस सर। स्क्वायर के बता Yes, दो sir. फिर से। dz² कुछ नहीं है, सिंपल। तुमने एक z एक्सिस बनानी है, एक z एक्सिस बना ली। अब इसके ऊपर तुमने लोब बनानी है अपनी, ये, और ऐसे कर देना, बस खत्म। ठीक है दिस इज dz², सिंपल। ये शेप है dz² की। क्लियर है? तो ये लोब्स पता है क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? जैसे हमने यहाँ पर एक स्फेरिकल बाउंड्री बनाई थी ना मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉट्स को कवर करते हुए, यस सर। यस सर। वैसे Yes, ये sir. लोब्स क्या है, ये लोब्स मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉट्स को कवर करने के बाद बनी है। तो ये शेप कैसी दिखाई दे रही है, डम्बल्ड शेप दिखाई दे रही है। बस जैसे वहां पे स्फेरिकल शेप्ड है, यहाँ पे डम्बल्ड शेप है। तो ये क्या है मेरे पास, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स वाला टॉपिक मेरा खत्म हो चुका है और इसी के साथ क्वांटम मॉडल भी खत्म हो चुका है। क्लियर है? ओके सर। क्वांटम मॉडल के बेस्ड क्वेश्चंस हमने सारे कर लिए हैं। देखो नेक्स्ट चैप्टर कोई इंटरेस्टिंग सा स्टार्ट करते हैं 10th के लिए। तो 10th क्लास के लिए अगर मैं कहूँ, मैं नेक्स्ट चैप्टर वैसे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस शुरू करवाना चाहता हूँ, क्योंकि उसी चैप्टर से आगे तुम्हें बाकी चैप्टर्स जो हैं वो समझ आएंगे। या फिर नेक्स्ट हम पीरियोडिक भी शुरू कर सकते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, जिसमें मैं पीरियोडिक टेबल तुम्हें पूरा समझाऊंगा, याद करवाऊंगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताऊंगा। आइदर हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन शुरू कर सकते हैं, आइदर हम केमिकल रिएक्शंस एंड सर इक्वेशंस। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट करा दो। Periodic Yes, sir. classification. Yes, चलो sir. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है मैं तुम्हें वो स्टार्ट करवा दूंगा। वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी बेसिक चैप्टर है, वो इंपॉर्टेंट भी है। ये केमिकल रिएक्शंस हम बाद में भी कर सकते हैं, 10th में भी कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में मैंने रिडॉक्स रिएक्शन करवाना है। तो हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग, ये दो टॉपिक्स को कवर करेंगे।
Okay, sir. Okay, sir. ठीक है, तो अभी हम पहले अपने आज फॉर्मूलाज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में बोहर मॉडल में हमने जो फॉर्मूलाज किए थे रेडियस के, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का कौन मुझे फॉर्मूला बताने वाला है? सर सिंपलीफाइड हाथ वाला खड़े या करने हैं, दूसरा? हाथ खड़े करने हैं। बिना रिवाइज किए रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का जो फॉर्मूला है, तो सिर्फ 3 बच्चे ही 4 बच्चे बता पा रहे हैं। देख लो, रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है फिर इस क्लास का। तुम क्लासेस डिमांड कर रहे हो बट पिछला भूलते जाओगे, अगला करते जाओगे तो क्या बेनिफिट है? तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला है 0.529 into n square by Z. Yes, Z. sir. Armstrong. Yes, sir. या Yes, वेलोसिटी sir. ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला 2.18 1 into 10 into 10 raised to into power Z वो by है 8 into Z Z by by n Yes, n sir. centimeter per per second। second. नेक्स्ट हमने किया Energy एनर्जी, एनर्जी minus ऑफ nth Minus ऑर्बिट minus 13.6 13.6 into Z Z square into square by n n n square. square by square. n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। atom. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फॉर्मूला क्या था कि काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल Of- एनर्जी, Yes, Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी Energy इज is two ट्वाइस ऑफ times the twice of kinetic total energy. Total energy. एक सेकंड मैं पूरा चैप्टर एक बार फिर से तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूँ फॉर्मूलाज। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर मुझे रेडियस पता लग गया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, Yes, पोटेंशियल sir. एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ Twice टोटल। of total energy. अगर तुम्हें रेडियस पता लग गया तो डायमीटर निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, सरकमफ्रेंस निकाल सकते हो ऑर्बिट की। अगर वेलोसिटी sir. पता है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो, एमवीआर दैट इज। एनर्जी पता है तुम्हें तो तुम काइनेटिक और पोटेंशियल में से कोई भी निकाल सकते हो। फिर मैंने करवाया था फॉर्मूला ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग एनी ट्रांजिशन, तो डेल्टा ई का फॉर्मूला था 13.6 Z square 1 1 by by n1 का whole square minus minus 1 by n2 का whole n2 मैंने बताया था अगर एनर्जी को मैक्सिमम करना है और फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी मैक्सिमम, maximum बट वेवलेंथ क्या हो lambda जाएगी minimum. मिनिमम। Yes, sir. तो n1 की वैल्यू क्या lowest सेलेक्ट करनी है? Lowest. lowest और और n2 n2 को सेलेक्ट Highest. ओके। उसके बाद एनर्जी मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मिनिमम, lambda वेवलेंथ maximum. मैक्सिमम। Maximum. n1 लेना n1 है lowest. Highest. Highest. और और n2 n2 लेना है N plus n1 plus 1. सही है, बिल्कुल सही है। ये हमने एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग एनी ट्रांजिशन की थी। फिर मैंने तुम्हें एनर्जी वाले में बताया था हाइड्रोजन एटम की याद रखनी है फर्स्ट 4 ऑर्बिट्स के लिए। फर्स्ट ऑर्बिट की होती है minus Minus 13.6 सेकंड ऑर्बिट की minus माइनस 3.4 minus 1.5 0.5 0.85 0.85 माइनस One. इट्स की एनर्जी है फॉर हाइड्रोजन। फिर हमने इंपॉर्टेंट रिलेशन minus 0.85. EV is equal to 1.6 to power minus 90 और 1 EV is equal to 96 किलोजूल पर मोल। per mole. Yes, Yes sir. or Yes, sir. ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग एनी ट्रांजिशन है, इसको कंपेयर कर सकते हो किससे? 12,400 अपॉन Lambda. लैम्डा इन। Armstrong. Armstrong. फिर मैंने तुम्हें एक टर्म बताई थी आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी? Sir, जिसमें हाँ जी, कोई भी बोल दो चलो। जहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन को उठाना ग्राउंड स्टेट से है Yes, sir. और n2 N2 Infinity. Yes, फिर sir. हमने डेफिनेशन की थी एक्साइटेशन एनर्जी की। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को उठाना किसी भी एक्साइटेड स्टेट से है, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से। सर 1 से उठाना है Sorry, 1 से उठाना है, बिल्कुल और सही है। कहीं तक भी तो लेकर जा सकते हैं but उठाना infinity बट नहीं. इंफिनिटी तक नहीं लेके जा सकते। किसी भी एक्साइटेड स्टेट तक जाना है बट इन्फिनिटी नहीं। नेक्स्ट इज सेपरेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी। Yes, तो sir. कहीं से भी उठाना कहीं है से भी उठाना है और infinity. Infinity तक। और infinity और N2 Yes, बिल्कुल sir. n2 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगी। Infinity. ग्राउंड Yes, sir. स्टेट को ही सबसे स्टेबल स्टेट बोलते हैं और n1 की वैल्यू n की वैल्यू वहां पर 1 होती है One. ग्राउंड स्टेट। Yes, Yes, sir. इसके Yes, अलावा sir. कोई भी होगी एक्साइटेड स्टेट होगी। तो अगर मैं तुम्हें Yes, बोलता हूँ 7th एक्साइटेड स्टेट तो n की वैल्यू 8 8.
11th एक्साइटेड स्टेट, तो n की वैल्यू 12. 12. बहुत बढ़िया, ये हमने डिस्कस किया था। रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स का फॉर्मूला रिवाइज किया था, दैट इज k Q1 Q2 upon R. R square. और दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रिवाइज किया था, k Q1 Q2 by Q2 by R। R. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितना करवाना था, मतलब मोर देन इनफ, मतलब तुम ये समझ लो तुमने 90% +1 का एटॉमिक स्ट्रक्चर कवर कर लिया है, 90%। और मोल कॉन्सेप्ट तुमने ऑलमोस्ट 100% ही कवर कर लिया हुआ है, सारा का सारा मोल कॉन्सेप्ट जो +1 का है तुमने वो कवर कर लिया है। अभी मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भेजने लगा हूं, उन क्वेश्चंस को अभी करो, ठीक है, क्योंकि अब नेक्स्ट टॉपिक तो हम कल ही स्टार्ट करेंगे, और कल हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है? तो Okay, 10th sir. के लिए, 10th क्लास के लिए इट विल बी अ रिवीजन, but for class 9th it will be a very good chapter to learn in this at this stage। ये क्लास 10th के अंदर चैप्टर आएगा, बट अब जो मैं चैप्टर करवाऊंगा क्लास 10, तुम भी सुन लो ध्यान से, मैं उस चैप्टर को +1 पॉइंट ऑफ व्यू से करवाऊंगा, यानी सारी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा पीरियोडिक में। ओके सर। Okay, sir. फिर हम टॉपिक करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, तो 15 डेज पीरियोडिक करेंगे, 15 डेज केमिकल बॉन्डिंग करेंगे दिसंबर के अंदर। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अगर तुमने +1 में सीख लिए ना, तो तुम्हें कोई मात नहीं दे सकता किसी भी चीज में। समझ रहे हो मेरी बात को? Okay, Okay, sir. sir. और फिर हम स्टार्ट करेंगे गैसियस स्टेट, तो गैसियस स्टेट हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद, एंड देन वी विल कवर द नेक्स्ट पार्ट इन क्लास 10th। तो क्लास 9th में अब हम पीरियोडिक करेंगे एक टॉपिक, एक करेंगे केमिकल बॉन्डिंग और एक करेंगे गैसियस स्टेट। और यही पहले 5 चैप्टर हैं +1 के, मोल कॉन्सेप्ट, सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्ड पीरियोडिक, फोर्थ केमिकल बॉन्डिंग एंड फिफ्थ वन इज गैसियस स्टेट। ये पहले 5 चैप्टर्स हैं क्लास +1 के। उसके बाद जब 9th वाले 10th में जाएंगे तो 10th के अंदर वो अपने नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे। क्लियर है? Okay, sir. Okay, sir. यानी अगर 10th 9th वाले चाहें, 10th वाले तो चलो अब नेक्स्ट +1 में ही जाएंगे, अगर 9th वाले चाहें तो वो अपनी 10th क्लास के अंदर पूरी +1 और आधी +2 कवर कर सकते हैं बड़े आराम से। पूरी +1 कवर कर सकते हैं, ये गारंटी दे सकता हूँ। सोचो एक क्लास एडवांस में तुमने कवर कर ली हुई है, इट्स अ वेरी बिग डील। तो 9th के लिए काफी फायदा होने वाला है, 10th के लिए भी फायदा ही है, 5 चैप्टर कवर करके जा रहे हो +1 के पहले फर्स्ट 5 चैप्टर्स। बट पीरियोडिक चैप्टर को हल्के में मत लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इसकी रिवीजन के लिए मैं अभी कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, अभी सॉल्व करने हैं, और 8 बजे तक मुझे आंसर्स भेजने हैं, फिर मैं तुम्हें आंसर की भी भेजूंगा अभी। Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. ओके Bye, sir. ओके ओके।